अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना और आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पॉटलाइट ऑन इंडिया विद एयर मार्शल कपिल काक साहब। और आज हमने तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात करनी है। और उसमें मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो ये है कि जो नेक्स्ट वीक 2+2 की मीटिंग हो रही है, उसका मतलब ये है कि अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो, और यानी वजीर खारजा और वजीर दिफा, और उधर से इंडिया के वजीर दिफा और वजीर खारजा जो हैं, इनकी मुलाकात भारत में होगी। और दोनों अमरीकी जो साहिबान हैं ये विजिट करेंगे इंडिया का। अब इसमें इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ता रह गया हुआ है तकरीबन इलेक्शंस में। और देखना यह है कि ये इस वक्त क्यों ये टाइमिंग्स जो है वो चूज की गई हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। खास तौर पे इसका ये भी एक कॉन्टेशन है कि एक बेका के नाम पे BECA जो है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो साइन होने जा रहा है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें हम करेंगे। इसके साथ साथ यूएस इलेक्शंस को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे, और साथ साथ हम देखेंगे कि कश्मीर में सिचुएशन जो डेवलप हो रही है। शेख अब्दुल्ला साहब, जो फारूक अब्दुल्ला साहब को चेयरमैन बना दिया गया है नए अलायंस का, और महबूबा मुफ्ती साहबा जो है वो उनकी वाइस होंगी, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस बनेगी। और साथ साथ हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिल गया तो बिहार के इलेक्शन पर भी बात कर लेंगे। एंड हियर कम्स एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर इरशाद साहब, आदाब। क्या क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक है? आज खुनकी नाजरीन लगता है, जी, आपको देख के आदाब। खुनकी लगता है कि मौसम में थोड़ी सी खुनकी आ गई है। जी हाँ, थोड़ी सी घुमकी आ गई है, कोई शक नहीं। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, ये शुरू करते हैं 2+2 की मीटिंग से। ये मास्टर साहब, क्या वजह है, एक हफ्ता 10 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, यूएस इलेक्शंस में, और इतनी हाई प्रोफाइल विजिट, दोनों जो अमेरिका के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वजीर खारजा और वजीर दिफा, ये दोनों आ रहे हैं आपके पास, और दोनों की मुलाकात आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ होगी। ये क्यों हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसकी टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लीज? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये टाइमिंग का मुद्दा उठाया है। ये मैं उठाने वाला था, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है कि एक हाई लेवल विजिट वजीर खारजा वजीर दिफा दोनों साइडों में आ रहे हैं, मिल रहे हैं। वैसे तो 2+2 डायलॉग ये तीसरा डायलॉग है दोनों दोनों मुल्कों में। तो मगर टाइमिंग में मुझे लगता है कि एक तरीके से अंग्रेजी में इसे कहते हैं गैम्बल है। अगर ट्रम्प आते हैं तो ये गैम्बल, उसमें हमें सफलता मिलेगी, कोई शक नहीं है कि देखिए, हम एक हफ्ता पहले रिजल्ट से, इलेक्शन से, और मीटिंग जो है आज शुरू होती है हमारे टाइम से। आज मीटिंग शुरू हो रही है, 26 और 27 को मीटिंग है। जी। तो बहुत अहमियत रखती है कई पहलुओं से, ये मैं समझाऊंगा। मगर जो टाइमिंग में, जैसे मैंने कहा, एक गैम्बल है। अब अमेरिका सरकार की तरफ से तो वो इलेक्शन के 2 दिन पहले भी कुछ भी करवा सकते हैं, मगर हमारी सरकार को सोचना है कि क्या ये गैम्बल वर्थ इट है कि नहीं। क्योंकि वैसे भी जो हमारे रिश्ते ट्रम्प सरकार से रहे हैं, भारत सरकार के बहुत ही करीब रिश्ते आए हैं। इसलिए पिछले उनके 4 सालों में, हमारे वजीर आजम के 6 सालों में काफी आगे बढ़े हैं। पहला जो यो है, इस पे इशू जो है वो है कि चाइना कहाँ है, उसके अप्रोच में और हिंदुस्तान के अप्रोच में जो अभी आप देख रहे हैं, मशरकी लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ है, 6 महीने हो गए हैं उस ऊंचाई पे। तो ये डिस्कस होगा कि वो जो एक तरीके का जो एक चुनौती है, चैलेंज है चीन की तरफ से, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, मगर जिसे इंडो पैसिफिक में कहा जाता है, इसमें आसियान भी मौजूद हैं, इसमें बाकी जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो सब एक तरीके से एक डरे हुए हैं कि ये खतरा जो है ये कैसे उनके उनकी दिफा के लिए, उनके निफाद के लिए, ये क्या क्या ढंग संभाल सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी इशरार साहब बात है, ये एक तरीके के हिंदुस्तान की ये खुशखबरी है कि 2+2 डायलॉग से शुरू होने से पहले
अमेरिका से खबर आई है हिंदुस्तान के लिए कि जो भारत के चाबहार पोर्ट पे डेवलपमेंट हो रही है, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे। मतलब एक तरीके का फेवर दिया गया है हिंदुस्तान को। तो इससे जो जो ईरान पे सैंक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो ये जो कुछ भी भारत चाबहार में करना चाहता है एक्सेस अफगानिस्तान के लिए या मरकजी एशिया के लिए, उसमें उनके पूरी छूट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मगर एक और बात जो है, जो हमारे इलाकाई और एक तरीके से आलमी इश्यूज हैं, वो भी डिस्कस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरीके का एक ग्लिम्स जो है चाइना पे, वो माइक पोम्पियो जो है वजीर खारजा हैं वहां अमेरिका के, उन्होंने खुद ही कहा है कि वी विल सी हाउ टू थ्वाट द थ्रेट्स पोज्ड बाय, ये इस पे गौर रखिएगा, थ्रेट्स पोज्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब अमेरिका की जो जुबान है उसमें वो बदलाव आ रहा है। वो हाँ, चीन स्टेट नहीं मानता है, हम्म, वो चीन को एक पार्टी का एक स्ट्रक्चर मानता है। मतलब एक पार्टी अब बैनुल अक़वामी मामलों में एक पार्टी एक स्टेट बनती है और एक पार्टी का खतरा मिलता है उनको। जैसे आपने एक मुद्दे पे बात की है, मैं इस वक्त जब आपके साथ बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान जी, टाइम से, इस वक्त कोई 9:15 बजे हैं, तो अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। मगर अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक ये फैसला नहीं लिया गया है कि ये बेका जो उसने कहा है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, ये सबसे अगर हम फौजी पहलू से देखें या दिफा या निफाद के पहलू से देखें, ये बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि एक तो आप नेविगेशन और रेंजिंग कर सकते हैं, आपको मिसाइल टारगेटिंग, मतलब 1 फुट पे मिसाइल भेजनी है तो वो भेज सकते हैं। वो आप जो समझौता कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो ये कैपेबिलिटी हमें आएगी। जी, तो मुझे बेसिकली जो लग जियो स्पेशल जो डेटा है वो एक्सचेंज करने का इसमें पूरे का पूरा प्रोग्राम है। उसी डेटा की वजह से तमाम मिसाइल्स, तमाम चीजें जो है वही उसको फीड करती हैं, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जाहिर है कि दोनों ममालिक के लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना कि किसी भी चीज के लिए आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि डेटा जो है, क्योंकि अगली वॉर्स जो है ये सारी की सारी डेटा पे होनी है। ये बिल्कुल जो जो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो ये डेटा जो है ये रियल टाइम एक्सचेंज है। अगर लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा है, अप्रोक्सीमेटली वो अपने जो लक्ष्य है टारगेट की तरफ जा रहा है, तो उस पे इन फ्लाइट में वो उनके जो डेटा लिंक्स हैं वो बड़ी बहुत क्रूशियल, मैं इतनी टेक्निकल डिटेल में जाना नहीं हाँ, चाहता। हाँ, हाँ, वो डेटा लिंक्स जो हैं वो डेटा लिंक्स पे ही आपको इंफॉर्मेशन आएगी। अगर वहां पे 100 टैंक थे जब उसने टेक ऑफ किया, हम्म, तो अब जब वहां पहुंचने वाला है वहां कोई टैंक नहीं है। आप समझे ना मेरी बात। हाँ, और हाँ, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी कि नहीं टैंक पे मत जाइए, ये टारगेट है। हम्म, वो टारगेट ऑटोमेटिकली जहाज के सिस्टम में फीड होगा। हम्म, ये पायलट को कहना नहीं है कि वो अगर वहां पुल है, ब्रिज है, हाँ, ब्रिज के इधर नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। पायलट को सिर्फ विमान को चढ़ाना ही। ऐसे ही शिप्स में है, ऐसे इन्फेंट्री में ग्राउंड में है। मगर मुझे लगता है इशराज साहब, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर ये गैम्बल लिया भी गया सर भारत सरकार की तरफ से, ये टॉक्स 1 हफ्ते पहले इनिशिएट किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये, क्योंकि इसकी ये चौथा है फाउंडेशनल दिफा का समझौता अमेरिका एग्रीमेंट है। और हिंदुस्तान में, तो मेरे जी, ख्याल में इस वक्त शायद साइन नहीं होगा। हाँ, ये मुझे लगता है ये क्योंकि भी। क्योंकि उसमें उसमें इट परफेक्टली मेक सेंस, क्योंकि अगर देखें ना, जिस तरह आपने कहा कि अगर ट्रंप सरकार चलती है आगे, इलेक्शन जीत जाती है, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अगर बाइडेन साहब आ जाते हैं, अगरचे मैं समझता हूं कि दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में एक चीज के ऊपर ही कंसेंसस है अभी तक, मेरा ख्याल है, और वो इंडिया के हवाले से है कि दोनों इंडिया के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक मेरा ख्याल है कि बिटर फीलिंग हो सकता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए कि भाई इन्होंने हमसे पहले ही इस तरह कर लिया। जी नहीं, एक तो ये है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है
दूसरा है थोड़ा-सा फ़र्क है। अगर आप तारीख में जाएँ 1960 से 60 साल हो गए हैं, हमने देखा है कभी डेमोक्रेट्स हमारे साथ रहे हैं, कभी रिपब्लिकन साथ रहे हैं। डेमोक्रेट में आप केनेडी को मानिए, केनेडी हमारे साथ उस वक़्त तो वो ऐसे इतना आगे बढ़ा था 1962 की जंग में कि उन्होंने कहा था कि अब इनको भारत को न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी दे दीजिए, देनी चाहिए क्योंकि चैन चैन का इनको एक तरीके से एग्रेशन को कंटेन करना है और इंडिया को प्रॉप अप हमें करना है। ये अभी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आए हैं अमेरिका पेंटागन वगैरह से। तो मतलब ये है। दूसरा आप रिपब्लिकन देखिए, जॉर्ज बुश ने वो तो उसको हिंदुस्तान का इतना प्यार था, तो उसने जब मेरे ख्याल में एक एम्बेसडर को यहाँ भेजना था। आज एक हमारे एक अखबार में अमिताभ मट्टू प्रोफेसर है, उन्होंने इसके बारे में कुछ रोशनी डाली है कि उन्होंने जो एम्बेसडर को बुलाया, जो एम्बेसडर अपॉइंट करना था, उनको रैंच पे बुलाया, जहाँ बुश साहब की रैंच थी। तो उनको कहते हैं कि वो बड़ा सिंपल माइंडेड आदमी था, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा सिंपल, आप भी जानते हैं, आपको जी ये हाँ, मैं कहने जानता की ज़रूरत नहीं है। हूँ। जी, मैं उनको मिला मगर हुआ हूँ, मैं उनके व्हाइट हाउस में उनसे शेक हैंड कर चुका हूँ, उनके उनसे अच्छा, मुलाकात हो चुकी। जी, तो उन्होंने रैंच में अपने एम्बेसडर को जिसको हिंदुस्तान भेजना था, उसने उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेजिंग कंट्री, उसपे वहाँ पे 150 मिलियन मुस्लिम लोग रहते हैं और एक भी अल-कायदा नहीं। वॉव! ये उसने मतलब ये देखिए केनेडी का देखिए, बुश का देखिए, बीच में कार्टर के टाइम पे कुछ मामला ठीक नहीं रहे, क्लिंटन के टाइम पे भी वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट मगर ये आपके नाज़रीन को मैं थोड़ी-सी मज़ाकिया बातें सुनाता हूँ कि ताकि उनको लिंक किया जाए कि जो मेन जो रिलेशंस हैं, हिकमत अमली की जो हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप है अमेरिका और हिंदुस्तान में, ये आगे बढ़े भी, कोई भी वहाँ पे सद रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना कोई है। फर्क नहीं पड़ता। मगर मगर जो सटल फ़र्क है, वो जब आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त हम लाएँगे उन हाँ, इश्यूज़ में, सटल ठीक है, इश्यूज़ में क्या ठीक है। है। अच्छा, एक चीज़ जो है इसमें मास्टर साहब ज़रा क्लैरिफ़ाई कीजिएगा कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत ने ये एक चीज़ तय कर ली है कि वो अमेरिकन जो कैंप है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और ऑब्वियसली ये एंटी चाइना ये सारा सेटलमेंट हो रही है। अच्छा, इसमें जब आप एक चीज़ तय कर ली है आपने, तो क्या आप ये समझते हैं कि भारत ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो उनकी आज़ादी थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है आपने। मैं आपको नाज़रीन के साथ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा एनालिसिस है इस सूरत-ए-हाल पे, वो ये है कि जितनी भी मदद हमें अमेरिका से मिले, भारत वो मदद लेगा। मगर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कोई सरकार हिंदुस्तान में कभी रहेगी नहीं, अगर रहेगी कि थोड़ी देर के लिए रहेगी, जो कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्योंकि ये हमारी आज़ादी के वक़्त से अ, आज तक ये हमसे सबसे बड़ा अहम अहम मुद्दा है हमारी हिकमत अमली का, स्ट्रैटेजी हाँ, का। और ख़ास तौर पे जिस तरह का एक बैकग्राउंड रहा है नॉन अलाइनमेंट का, बिल्कुल, उसको देखते बिल्कुल। हुए और वो भी जब हम हिंदुस्तान इतना कमज़ोर था, इतना वल्नरेबल था, धक्के खाता था चीन से, धक्के खा रहा था अमेरिका से और उस वक़्त भी वो डटा रहा और उसपे कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, ये है कि इस वक़्त हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बहुत ही हैरत अंगेज़ एक तरीके की खतरा है चीन से। वो खतरा कैसे निभाया जाएगा, वो तो भारत खुद ही करेगा। मगर ये है कि अमेरिका की मदद जैसे अभी हमने की बेका की बात की, वही नहीं है जून 2020 के बाद अभी कुछ 4-5 महीने हुए हैं, इतने एक्सचेंजेस हुए हैं इंटेलिजेंस के, सिक्योरिटी के, डिफेंस के इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है इतनी भारी तरीके से क्योंकि हमें हमारे सामने एक खतरा है। मगर ये कहना कि अब हम
अमेरिका के नेटो में घुसे हैं, नेटो मेंबर, और वो हमें कहेंगे कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। यानी आप ये कह रही हैं कि भारत जो है ये अमेरिका का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा, बिल्कुल अपनी नहीं, स्ट्रेटेजिक कोई इकोनॉमी कभी को नहीं मेंटेन करेगा। बनेगा। हाँ, पार्टनर बनेगा, क्योंकि अगर अमेरिका को खतरा है, हम उनके डिप्लोमेटिक और अलग-अलग तरीके के मदद करेंगे। पार्टनर बनेगा तो इंडो पैसिफिक में, अगर वहां पे ओपन सी लेन्स में जब हमारा 50% वाणिज्य या ट्रेड तिजारत साउथ चाइना सी से आता है हिंदुस्तान, हाँ, 50%, हाँ, अगर बहुत बड़ी वहां बात है। खतरा मौजूद हुआ तो हम इनके साथ अलाइनमेंट के, तो शायद मिलिट्री भी एक्शन होगी, मगर हम जूनियर पार्टनर नहीं रहेंगे। ये आपने बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने मदद ये उठाया है। मैं एक और बात आपके नाजरीन को सुनाना चाहता हूँ, वो ये है कि भारत के सामने इस 2+2 डायलॉग, फोकस हम जी, 2+2 डायलॉग पे रख रहे हैं। एक तो हम अमेरिकनों को ये बताएंगे कि 3 कंसर्न्स हैं। एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी मशरकी लद्दाख में, दूसरा साउथ एशियन नेबरहुड, हम्म, और तीसरा आसियान। हाँ, ठीक है। मतलब ये तीनों को हमें अमेरिका से मदद चाहिए कि ये कैसे शेप किया जाएगा। इसीलिए आपके नाजरीन को ये बिल्कुल दिलचस्प लगेगा कि 2+2 डायलॉग के बाद माइक पॉम्पियो जो है वो श्रीलंका फिर श्रीलंका श्रीलंका जा रहे हैं, श्रीलंका मालदीव जा रहे हैं, उसके बाद इंडोनेशिया जा रहे हैं। क्यों? हम्म, ये 3 मुल्क क्यों चूज किए गए हैं? श्रीलंका को एक तरीके से मदद, इकोनॉमिक मुआशत मदद करेंगे, जी, और उसके साथ उनको बोला जाएगा कि देखिए आप चीन के इतने करीब मत आइए, हम्म, ठीक है। दूसरा, मालदीव्स को भी कुछ डिफेंस एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है अमेरिका को, आप तो जानते हैं, जी हाँ, नाजरीन जी भी हाँ, पहले जानते हुआ हैं। था। उसके साथ थोड़ा एड भी दिया जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक हुआ है सारे जनूबी एशिया में, तो एक मतलब मिक्स ऑफ तो थ्रेट, ये कोएर्शन बेसिकली एंड, मतलब है कि ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं एग्ज़ैक्टली वही हाँ, अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा था। तो अब ठीक। आगे देखना है कि ये कैसे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि बे का शायद साइन नहीं होगा, मगर बाकी मुद्दे जो हैं उन पे बातचीत की जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो ताकि जाएगी, जी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, जी। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा अमेरिका की चूंकि बात हो रही है, तो अमेरिकी सदर जो हैं उन्हें क्या हुआ अचानक के उन्होंने उस डिबेट में एक अजीब सी रिमार्क दे दिया इंडिया के बारे में, फिल्थी इंडिया और इस तरह की बात। ये उनको देनी चाहिए थी, इस तरह की बात करनी चाहिए थी। नहीं, मतलब हकीकत तो है कि हमारी पॉल्यूशन लेवल्स ये हमारी ही नहीं है, सारी जनूबी एशिया में हाँ, सारी पॉल्यूशन लेवल इतनी बड़ी है। तो मगर ट्रम्प का ये तरीका है बात करने का। ही इज ऑलवेज शोन हिमसेल्फ टू बी वेरी नहीं, क्रूड। लेकिन मेरे साहब कुछ डिप्लोमेटिक नाइसिटीज भी तो होती है ना। देखिए, ट्रम्प साहब ने अभी तक पिछले 4 साल में कोई डिप्लोमेटिक नाइसिटी नहीं दिखी। हम्म, सिर्फ नाइसिटी तब हुई है जब आपने उनको प्रेज किया है। तो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मौसम का बदलाव है, ये सारे आलम के लिए, हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, जनूबी एशिया के लिए नहीं, पर सारे आलम के लिए जो अहमियत रखता है, हम सोच नहीं रहे हैं। ये हाँ, सबसे बड़ी मतलब दर्दनाक बात है कि हम जो ग्लोबल बिग टिकट इश्यूज हैं, उन पे हम कोई तवज्जो नहीं देते, और हमारे बच्चे और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, उनके लिए हम एक आलम बना रहे हैं जो इतना खतरनाक आलम होगा कि हाँ, शायद एडोलेसेंस में ही लोग मर जाएं। हम्म, तो ये हमें सोचना है, ट्रम्प ये सोच नहीं रहा है। वो ठीक बात। अपनी ट्रांजैक्शनल काम करता है, अमेरिका के लिए 4 साल के लिए क्या ठीक है। बाइडेन की पोजीशन इसमें बड़ी नुआंस्ड है। हम्म, देखिए, वो ट्रम्प साहब ने, आपको याद होगा, 2015 में पेरिस अकॉर्ड हुआ था, हाँ, और उसमें से पेरिस उन्होंने अकॉर्ड में ये फैसला लिया गया था कि आलम का जो तापमान टेम्परेचर है वो 2 डिग्री पे ही रहेगा, 2 डिग्री हाँ, से ज्यादा नहीं होगा। और जो मुल्क, चीन हो या हिंदुस्तान, भारत हो, तो इनको हम एक तरीके की मदद करेंगे, फाइनेंशियल मदद करेंगे, ताकि वो जो कुछ भी उनके विकास और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, हाँ, उनमें किसी तरह से खलबल ना मचे। तो ये अकॉर्ड हुआ था, मगर ट्रम्प ने वहां से विड्रॉ किया है। अब हाँ, बाइडेन शायद, बाइडेन की पोजीशन जो है वो बहुत नुआंस्ड पोजीशन है।
वो पहले कह रहे हैं कि हम पेरिस में वापस जाएंगे, हम 2015 का जो अकॉर्ड है मौसम बदलाव का, वो हम उस अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। और दूसरा हम विच इज तरीके अ गुड न्यूज, ढूंढेंगे। विच इज अ गुड न्यूज एक्चुअली। गुड न्यूज फॉर द होल हाँ आलम के लिए हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। खबर है। और जो उनके कंसर्न्स हैं कौमी निफाद के, नेशनल इंटरेस्ट के, तो उन पे वो एक कुछ रेजीम्स लाएंगे। जो आप तिजारत करेंगे, तो आप तिजारत के लिए या डेवलपमेंट गोल के लिए आप एनवायरमेंटल फैक्टर लाएंगे, ताकि वो जो कंसर्न्स रिपब्लिकन्स की थी वो हट जाएंगी। अब वो कौन बनेगा सद्र और हाँ, पॉलिसीज क्या कहाँ रहेगी, अच्छा, वो तो इसमें एक देखिए। एक चीज जरा मुझे बताइएगा मास्टर साहब के, मैं देख रहा हूँ कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनकी जो बहुत बड़ी मेजोरिटी है, ऑलमोस्ट 70%, मोर देन 70%, दे आर गोइंग टू वोट फॉर बाइडन। अब एक तरफ हम देखते हैं कि हाउडी मोदी और इस तरह की चीजें, और जफ्फियां भी डल रही हैं मोदी साहब की ट्रंप के साथ, तो वोट जो है वो क्यों दे रहे हैं लोग, खासतौर पर इंडियन अमेरिकन जो हैं वो बाइडन को क्यों दे रहे नहीं, वो इस पे आपको तारीख में जाना पड़ेगा। हैं? इंडियन अमेरिकन जो वहां पे हैं, वो जब से वो माइग्रेट हुए हैं, तब से वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स और आइडियाज हैं, उनको उन्होंने एम्ब्रेस किया हुआ है। ये एक तारीखी, एक मतलब ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस रही है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स की अमेरिका में। ये खासकर केनेडी के टाइम पे शुरुआत हुई है। आपको याद होगा उसी वक्त सबसे ज्यादा इमिग्रेशन हिंदुस्तान से वहां गई है। और उनको जो उनको हिमायत, जो सपोर्ट मिली है डेमोक्रेटिक पार्टी से, ये चलती आ रही है। ठीक। मगर जब यहाँ हमारी तरफ से नरेंद्र मोदी साहब और ट्रंप साहब के जो पर्सनल केमिस्ट्री थी, जिसका आपने अभी जिक्र किया, या वो ये था कि आपने पहले एक रैली आपने ह्यूस्टन में की, उसके बाद दूसरी रैली अहमदाबाद में की, हाँ और तीसरी जो मुझे मुझे लगता है कभी नहीं करनी चाहिए, अब की बार ट्रंप सरकार। हाँ तो ये जब एक मुल्क के वजीर आजम डोमेस्टिक पॉलिसी में हाँ, ऐसे इंडोर्स करते तरह हैं। की खलल डालते हैं, हम्म, तो इसका एक मूल्य भी चुकाना पड़ता है। हाँ तो ठीक बात। मैं सोच रहा हूं कि अगर बाइडेन साहब, ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इनको जानती नहीं है, हाँ मगर ये भी जानने की जरूरत है आपके नाजरीन को कि जो खासकर प्रो डेमोक्रेट पार्टी इंडियन अमेरिकन थे, उन्होंने ह्यूस्टन की रैली को बॉयकॉट किया, नहीं बॉयकॉट गए। किया था, हाँ नहीं गया, ठीक तो बात। वो भी एक तरीके का ठीक सिग्नल गया था, एक इशारा गया था कि देखिए, जो बल्क ऑफ द इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में है, वो डेमोक्रेट्स के साथ है। ठीक तो ठीक। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि एक गैर यकीनी है, बहुत अनसर्टेनिटी है। हाँ, बाइडेन, इसमें शक नहीं है कि काफी लीड है। अगर आप एनबीसी को देखें, सीएनएन के जो फिगर्स आए हैं, जी हाँ जी तो हाँ। वो तो क्लियरली बाइडेन को एक तरीके से अनएम्बिगुअसली लीड दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मगर ऑब्वियसली वो इलेक्टरल कॉलेज का जो मसला है उसका तो अभी तक किसी को पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, पिछली दफा भी ऐसे हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल, वही और मैं हाँ, गैर एल यकीनी गोर की में भी बात यही हुआ। इसीलिए कर रहा था। हाँ तो अच्छा, अब ये है कि मैं चाह रहा था इनमें कि थोड़ा दो। सा कश्मीर के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला हुआ है, उसमें जो 7 पार्टीज का अलायंस हुआ है, मैं चाहूंगा कि उस पर भी थोड़ा सा आप जरा हमारी जरा रहनुमाई कर दें कि वो क्या हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। और बल्कि मैंने तो सुना था कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में से वहां से इंडियन फ्लैग जो था वो उठवा दिया था, वो क्यों उन्हें महसूस हुआ, क्या वजह है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर अगर हम देखते हैं, पहले तो मैं इसको एक इंडिया पाकिस्तान की पहलू से, जैसे कहते हैं पर्सपेक्टिव से देख लूं। हाँ अगर हम पाकिस्तान में कहें, तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त कहते हैं कि ये जो आपकी सरकार जम्मू कश्मीर है, ये सब पपेट्स हैं, ये तो क्रिएशंस ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। तो यहाँ अपने दोस्तों से बात करें, तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी कश्मीर है या गिलगित बाल्टिस्तान है, वो भी पपेट्स हैं, हाँ सरकार के बनाए हुए हैं। मगर हमें इन दोनों जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सपेक्टिव के बीच में हकीकत देखनी है। उस ठीक। पे कोई शक नहीं है
ये इन 7 पार्टियों का जो मेनस्ट्रीम पार्टीज़ जम्मू कश्मीर में हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब हाँ, की, पीडीपी। पीडीपी में चिश्ती की, उसके बाद सीपीआईएम भी हैं, हमारे यूसुफ तारिगामी हमारे दोस्त हैं, और लोन साहब के, सजाद लोन जो पीसी के हैं, जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ठीक ठीक। दूसरा इतनी पार्टीज हैं, मुजफ्फर शाह हैं जो शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन हैं, अवामी नेशनल पार्टी है। तो ये सब मिलके एक इशारा दे रहे हैं, एक तो अपनी स्टेट में और दूसरा हिंदुस्तान में, खासकर हिंदुस्तान की सरकार को, कि देखिए हम इंडिया के ही हैं, हम गैरी नहीं हैं, मगर हमारा जो आपने हक छीना है 370 35 से, और स्टेटहुड हमारे बिल। राज्य को, जी हाँ, हमारे राज्य को आपने 2 हिस्सों में बाँटा है, ये बिल्कुल हमें मंज़ूर नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल है। गुपकार डिक्लेरेशन पहला हुआ था 4 अगस्त 2019 को, 19 को। जबकि अगले दिन ये रिमूव हुआ था पार्लियामेंट में, अमित शाह ने अनाउंस किया था। तो ये खतरा उनको एक दिन पहले पता लगा कि कुछ होने वाला है। एंटिसिपेशन में उन्होंने कहा कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी ऑटोनॉमी जो है, और हमारा स्पेशल स्टेटस है, ये हमारा सोल है, मतलब ठीक। ये हमारी अब जान होगा क्या? अब है। होगा क्या? हाँ, ये बहुत ही अच्छा हुआ, आपने आपने बहुत दिलचस्प सवाल उठाया। होगा क्या कि सरकार की हमारी जो मरकज़ी सरकार है इस वक़्त, बहुत आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड है। जो उनकी पुरानी बैगेज है आइडियोलॉजी की, उसी की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया 5 अगस्त को, हाँ, हाँ, पिछले साल। तो अब उनको लग रहा है कि ये एक रेकलेस पॉलिसी रही। मगर वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल बेसिस में वो पोलराइज करते हैं मुल्क को। इसलिए पोलराइज करते हैं कि ताकि उनको जहां भी चुनाव हो, वहां कोई ना कोई फायदा मिला इस पोलराइजेशन का। ये ठीक। अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 5 सालों में, खासकर जब से ये हटाया गया है ये 370। अब इसलिए मैं उन्होंने तो, फारूक साहब ने तो खुद ही कहा है, ये मुझे हाँ, कहने की ज़रूरत नहीं है, कि रास्ता जो है बहुत ही मुश्किल वाला रास्ता है। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, मगर इशारा दे दिया है और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कश्मीरी के नाते से ये बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन से आपके नाज़रीन को कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर कभी नहीं सँभाला जाएगा जब तक आप उसको अपनी जो ऑटोनॉमी है, अपनी आइडेंटिटी है, और जो स्पेशल स्टेटस है वो ना दें। और अगर उसकी निकाल इज़्ज़त भी, उसकी इज़्ज़त भी देखें ना, उनकी इज़्ज़त भी जो है। यही मैं कह रहा हूँ, हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि हाँ, जो सबसे बड़ी दर्दनाक बात हमने कश्मीर में देखी, मैं इतनी बार कश्मीर हो आया हूँ, मैंने देखा है लोगों के, सैकड़ों लोगों से बात की है, और वो सब कहते हैं कि हमको और आपको ह्यूमिलिएट किया गया, हाँ, आपकी डिग्निटी हटाई गई है। देखिए ह्यूमन बीइंग जो है, आदमी या खातून, अ, हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे डिग्निटी, बड़ी बात। ह्यूमन डिग्निटी है, क्या एब्सोल्यूट, हमारी एब्सोल्यूट। इज़्ज़त है। तो अगर आपकी डिग्निटी और इज़्ज़त और रेज़ोन d'être है रहने का ज़िंदगी में, अब वो हटाया गया है, तो फिर जिएँगे किस लिए? हाँ, तो इसीलिए जो मैं समझता हूँ कि यही नहीं, जो इस काम से जो उन्होंने भी उठाया है, पहले एक बड़ी अहम बात महबूबा ने शुरू की जब वो जेल से बाहर निकली, वो ये है कि ठीक है स्टेटहुड वगैरह ये तो 370 हम इस पे जद्दोजहद करेंगे, हाँ, मगर जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल करना है, हुँ, हम वो भूल रहे हैं। क्योंकि जो हमारी मुश्किलें हैं जम्मू कश्मीर में, उसकी बुनियाद कहाँ है कि मसला हल नहीं हुआ है। तो मैंने हाँ, आपके सामने भी कितनी बार बात की है। हाँ, एक ठीक बात तो है। मैंने एक सॉल्यूशन जिस पे मैं लेकिन हमेशा देखिए एक चीज़ सहमत। मास्टर साहब, जो आप भी हमेशा से ये फरमाते हैं, लेकिन महबूबा का एक उस फ्लैग को आगे से हटाना, क्या वो मायूस हो चुकी हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, खास तौर पे इस गवर्नमेंट से, कि हमें अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है? क्या ये उनका कहना था? नहीं, क्या इंडिकेशन था? नहीं, महबूबा महबूबा या जिस नाराजगी है?
एक नाराजगी उन्होंने शो किया। नहीं, 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 ये बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ, मैं आपके साथ इस बारे में सहमत नहीं हूँ। एक तो मैं महबूबा को बड़ी करीबी से जानता हूँ, मैं उनके ख़यालात समझता हूँ, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उसको समझता हूँ। उन्होंने क्या बात क्यों की, उसका मकसद क्या था, ये मैं समझाऊँगा। पहली बात है कि हिंदुस्तान के झंडे को इज़्ज़त करने के लिए एक रास्ता है। और रास्ते का पहला कदम जम्मू कश्मीर के झंडे को आपने रिकॉग्नाइज करना है। वही उन्होंने कहा है। कल एक प्रोग्राम किया था गुजरात में मैंने, जी। एक ग्लोबल प्रोग्राम था, आलमी प्रोग्राम था। वहाँ भी यही सवाल एक एक हमारे दोस्त ने उठाया कि ये एक बेइज्जती करते हैं आप हिंदुस्तान के फ्लैग की। नहीं, देखिए, एक तो समझिए कौन बात कर रहा है। एक हाँ, भूतपूर्व जम्मू कश्मीर के वज़ीर चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला, वो बात कर रहे हैं। उनकी सरकार आपने तोड़ दी, उनको आपने जेल में डाल दिया, तो हाँ, वो फिर जाके जेल से निकलते ही वो क्या भारत माता की जय करेंगे? हाँ, क्योंकि आपको बेइज़्ज़ती की उनकी पार्टी की, कश्मीरियों की बेइज़्ज़ती। जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कश्मीरी कह रहे हैं। ठीक कश्मीर बात। से क्या मैसेज आ रहा है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं न किसी तरीके से हमारी मर्कज़ी सरकार को ये समझना है कि अगर आपको सियासी प्रोसेस को बरकरार रखना है, तो आपका जो गुपकार डिक्लेरेशन है या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जो कोई भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उनको आपको अटेंशन देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो सियासत हुँ, जम्मू कश्मीर की और बाकी हिंदुस्तान की सियासत, इट वाज़ नॉट आउट ऑफ स्टेप, इट वाज़ इन स्टेप। कुछ मुद्दे कश्मीर के थे, तो आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या क्या बाकी। हुकूमत जो है उनके साथ मुज़ाकरात करेगी, उनके साथ उनको कोई स्पेस देगी अपना काम करने के लिए? क्या हुकूमत करेगी ये तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं हुकूमत हुँ, में हूँ हुँ, नहीं। मगर एक आम नागरिक के हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन आप फ़ौज के साथ नहीं कर सकते। हुँ, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आपको ऐसे तरीके की पॉलिटिकल नेगोशिएशंस करनी है, आपकी सेंसिटिविटीज़ जो भी आपका राज्य है, जो भी स्टेट है, हाँ, उनके लोगों के साथ बातचीत करनी है। अफ़सोस नाक बात तो ये है कि जो रास्ता था बातचीत का, वो तो रुका हुआ है। हाँ, वो पिछले 8 साल से 8 साल नहीं, 8 साल से भी ज़्यादा 10 साल से हाँ, कुछ कोई मरकज़ी सरकार और कश्मीरी पॉलिटिकल फ़ोर्सेस में कोई बात नहीं हुई। बात ही नहीं हो रही, हाँ। और दूसरे ट्रैक पे जहाँ जो भी अहमियत रखता है, हुँ, वो हमने भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है हुँ, और पाकिस्तान का रास्ता भी आपने रोक दिया है बातचीत का। हाँ, हाँ, तो आप पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा आपने मोईद यूसुफ की बात सुनी थी कि हुँ, मैसेज आया है कि बातचीत हाँ, होगी, तो उस पे हमने बहस की थी। ठीक है। मतलब दोनों ट्रैक्स को मरकज़ी सरकार को आगे बढ़ना है, मगर ये तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ सुना रहा हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि इतने इलेक्शन आने वाले हैं। अभी हुँ, 3 साल बचे हैं नेशनल लेवल इलेक्शंस के। उनको मरकजी सरकार को हुँ, जब तक ऐसा नहीं लगता है कि इस पॉलिसी में नुकसान है, तब तक हाँ, वो बरकरार रखेंगे। वो पॉलिसी क्या है? एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर। और तो यही इसीलिए सबसे बड़ी, कोई उम्मीद मेरा ख़्याल है कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी की बात है कि इलेक्शन के जब मुद्दे आते हैं तो उसमें पाकिस्तान एक मुद्दे के तौर पर आ जाता है, तो वो ज़ाहिर है हमेशा से काउंटर प्रोडक्टिव बनता है। अच्छा, एक बताएँ कि आप थोड़ा-सा पहले मुझे बता रहे थे कि आइडियोलॉजिकली जो बीजेपी का मामला है उसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो उनके जो एक्चुअल आइडियोलॉग हैं, आरएसएस चीफ जो हैं, उन्होंने कल स्पीच दी है, ओवर एन आवर की स्पीच थी। तो उसमें भी उन्होंने कई बातें की हैं, अगर आपने सुनी है तो उसमें थोड़ा-सा मुझे बता दें, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उन्होंने उसमें डाइवर्सिटी की बात की है। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी हम उसके खिलाफ नहीं है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। एक हाथ की मिसाल दी है कि उँगलियाँ मुख्तलिफ होती हैं लेकिन एक हाथ में होती हैं। तो क्या समझते हैं कि उनका कुछ चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है? अ, अगर आप हमें ये कह रहे हैं तो ये तो खुशखबरी है
मगर मैं तो मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने काफ़ी ज़िंदगी देखी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती कुछ हैं, करती करते कुछ कुछ, और हैं। ठीक बात, तो ठीक आपको याद होगा 15 अगस्त मेरे ख्याल में 2016 में या 17 में रेड फोर्ट पे हमारे वजीर आजम ने कहा है, हम कश्मीरियों के साथ जो बर्ताव निभाएंगे वो बोली से होगा, गोली से नहीं। हाँ, और कुछ हफ्तों के बाद हार्ड मस्कुलर पॉलिसी वहां पे निभाई गई, हाँ, काउंटर इंसर्जेंसी की, और जो भी कैजुअलिटीज थोड़ी कम हुई थी वो बढ़ती गई, क्योंकि उनका था, उसमें कोई शक नहीं है, सुरक्षा बल काफी सक्सेसफुल रहे हैं। मगर हमें उसका फ्लिप साइड देखना है। हाँ, अगर आप कुछ लोगों को मारते हैं तो क्या एलियनेशन बढ़ती नहीं है? अगर सही, एलियनेशन बढ़ती है तो क्या लोग और मिलिटेंसी में नहीं जाते? अगर हाँ, मिलिटेंसी में जाते हैं तो देन यू आर इन अ विशियस सर्कल, एंड दैट इज व्हाट जम्मू कश्मीर हैज बीन, इट्स इन अ विशियस सर्कल। आपके सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े सफलतापूर्वक रहते हैं कि आपने इतने लीडर्स को हटा दिया है, और दूसरी तरफ से आप देखते हैं मिलिटेंसी। अब कल ही कोर कमांडर जम्मू कश्मीर के कोर कमांडर जनरल उनके, राजू, आप स्टेटमेंट, आपके नाजरीन ने स्टेटमेंट पढ़ी होगी। जी, जी, तो जी, बिल्कुल, मतलब यही है कि 300-350 टेररिस्ट हमेशा मौजूद हैं, आप एलिमिनेट करते रहते हैं और आ जाते हैं। 30 साल से यही कहानी चलती रही है। तो क्या अब अगले 30 साल भी यही कहानी चलनी चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। ना तो ये भारत के कौमी निफाज के इंटरेस्ट में है, ना तो हमारे जनूबी एशिया के जो सही बात। इलाका है उसके फायदे में है। इसका हल तो होना मेरे चाहिए ख्याल में पॉलिसी। पॉलिसी चेंज आना चाहिए, मगर आएगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता। जैसे ठीक ठीक मैंने ठीक कहा है, मोहन भागवत साहब ने अच्छी खबर सुनाई है, हाँ, मगर खबर सुनाना एक बात है, उस खबर को इम्प्लीमेंट करना थ्रू टेंजिबल प्रोग्राम्स ऑन द वो ग्राउंड, अलग, ठीक। वो अलग बात। अच्छा, एक और चीज़ आखिर में सिर्फ ये मुझे बता दें कि रॉ चीफ जो हैं वो पहुंचे थे नेपाल में, और वहां पे जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, ओली साहब से, और बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे भी बात की है। अगले महीने जनरल नरवणे भी जा रहे हैं वहां पे। इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इसमें से क्या अचीव क्या करना चाह रहे थे रॉ चीफ? नहीं देखिए, जब से हिंदुस्तान, भारत और नेपाल के रिश्ते कुछ खराब हुए हैं, उसकी पहली वजह है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ के वजीर आजम ओली जो हैं वो चाइना के ज्यादा इन्फ्लुएंस में हैं। वो ठीक। इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मगर इन्फ्लुएंसेस तो हर लीडर्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के हर लीडर्स हैं, कोई चाइना के फेवर में है, कोई हिंदुस्तान के फेवर में है, असली वो अपने मुल्क के फेवर में है। पर ठीक कभी बात। कभी कुछ पॉलिसी निभाते हैं कि लगता है कि वो चीन के फेवर में है या हिंदुस्तान के फेवर में है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, वो ही क्रॉस द लक्ष्मण रेखा, जिसे हम्म, हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा। हम्म, तो सीजा को कहा गया था कि इस रेखा तक भी आ जाना, उसको आगे नहीं जाना, उसको क्रॉस नहीं करना, और उसने क्रॉस किया तो रावण उसको श्रीलंका ले गया था। आप हम्म, जानते हैं, हमारी रामायण हाँ, क्लासिक है हिंदुइज्म की। तो उन्होंने क्रॉस की, वो जो नक्शे की कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं। अगर आप तारीख देखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी हैसियत से या मैं हिंदुस्तानी की हैसियत से हम अपनी प्रेजुडिस्ड व्यू दे रहे हैं। तो तो क्यों वो किया उन्होंने? उसको उसको करना पड़ा क्योंकि वो इंटरनल पावर स्ट्रगल था। अच्छा, या ये उनकी चाइनीज पार्टी, प्रेशर था? जी चाइनीज नहीं, चाइनीज का प्रेशर भी होगा शायद। ये भी कहा गया है मीडिया में, आपने खुद ही रिपोर्ट पढ़ी होगी हाँ, कि हाँ। चाइना के जो वहां पे सफीर हैं, एक लेडी एक सफीर हैं, खातून है, हाँ जी। जी हाँ, खातून हैं, एंड और शी वो इज वेरी एक्टिव। खातून वेरी एक्टिव। और क्या एक्टिव क्या है, वो डिप्लोमेसी में एक्टिव हो ना, वो हाँ, तो जो नेपाल के अंदरूनी मामलात हैं उस पे एक्टिव है। हम्म, तो कैसे कोई सफीर किसी मुल्क के अंदरूनी हालात में एक्टिव रहे, वो कोई मुल्क नहीं मानेगा। अब तो वो इनका इंटरनल जो क्राइसिस पार्टी का था वो हट गया है। दूसरा, अब वो नरम दिली के रास्ते पे चल रहे हैं। कल ही दशहरा के मौके पे
जब उन्होंने अपनी कौम के एक मैसेज भेजा है, उस पे जो नक्शा है वो नक्शा नहीं था जो उन्होंने पहले दिखाया था, जिसपे वो एरियाज काला पानी के नेपाल में मौजूद थे। तो उनकी तरफ से भी थोड़ी नरमबाजी हुई है। मेरे ख्याल में रॉड चीफ के तो अपने कुछ मामले उनको साथ डिस्कस किए होंगे, मैं जानता नहीं हूँ क्या बात हुई है, मगर मुझे लगता है कि नेपाल को हिंदुस्तान ने एक इशारा दिया है, देखिए आप हमारे पड़ोसी हैं, अगर चीन का फायदा उठाना चाहते हैं उठाइए, जितना फायदा आपको मिलता है, मगर हमारे जो रिश्ते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि बॉर्डर अभी जो है बॉर्डर कोई लाइन्ड बॉर्डर नहीं है, फ्री बॉर्डर है। दूसरी बात है कि गोरखा जो नेपाली हैं, गोरखा रेजिमेंट्स हमारे मेन गार्ड, वैन गार्ड है हमारी इन्फेंट्री की। इतनी रेजिमेंट्स गोरखा रेजिमेंट्स हैं, सब नेपाली हैं, वो यहाँ से पेंशन लेके नेपाल में सेटल होते हैं। तीसरी आपने कहा नरावने जाते हैं, नरावने जब जाते हैं क्यों जा रहे हैं, जो ही वो कदम रखेंगे नेपाल की टेरिटरी में, पहला जो उनकी सेरेमनी होगी, उनका ऑनररी जनरल बनाया जाएगा रॉयल नेपाल आर्मी। ये म्यूचुअल, उनके जनरल भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हिंदुस्तान की आर्मी के, अगर रिश्ते इतने नजदीक हैं तो आप उन रिश्तों पे क्यों पानी फेर रहे हैं, ये मैसेज रॉड चीफ ने शायद दिया होगा। और बाकी हमारी जो जयशंकर जो हमारे वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी इतनी बार नेपाल को एक तरीके की चेतावनी दी है कि आप एक तरीके के पोस्चर ऑफ इक्विडेंस डिस्टेंस रखिए, हमसे फायदा ले लीजिएगा, उनसे फायदा ले लीजिएगा, उनको रेड लाइंस बताइए, देखिए ये रेड लाइन है, इसको मत क्रॉस कीजिए। यही हमारी हिंदुस्तान की ये एक हिकमत अमली रही है अपने जो पड़ोस है, जनूबी एशिया का पड़ोस है, कि ये हमारी रेड लाइन, हमारी जो कौमी निफाद के जो इश्यूज हैं, उनमें अब मत आइए। अगर नेगेटिव, अगर वो नकारात्मक नेगेटिव इम्पल्सेस होंगे तो हमसे आप फिर हमें आना पड़ेगा आपके साथ, हम भी अपने नकारात्मक इश्यूज आपके सामने ला सकते हैं। तो यही है। बिल्कुल ठीक है मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस एज यूजुअल, बहुत अच्छा लगा, और हैप्पी दशहरा, और उसका भी आपको मुबारक, और जो फेस्टिवल आपका हो रहा है उसके लिए आपको और आपके तमाम चाहने वालों को और भारत में हमारे तमाम दोस्तों को मुबारक हो जी, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इशरात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके नाजरीन को भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से कि वो इतनी पेशेंस से हम जो बातें कर रहे हैं आप और हम सुनते हैं, और शायद उन पॉलिसीज को अपने इंटरेस्ट में, जनूबी एशिया के इंटरेस्ट में आगे बढ़ाएं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सर, सी यू इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।